हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक बिजनेसमैन की है जो एक रात अपने बड़े कलीग के साथ होता है, लेकिन अगले ही दिन वो कैसे कमरे में पहुंच जाता है जिसका तापमान 200 डिग्री के पार था। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम रायन नाम के आदमी को देखते हैं जिसको चेयर से बांध कर रखा गया है। जब उसको होश आता है तो अपने चारों ओर बहुत ही हैरानी से देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि असल में वो यहाँ पर आया कैसे। अब यहाँ सबसे पहले तो वो खुद को खोलता है और गौर करने वाली बात ये थी कि उसकी रस्सी बहुत ही आसानी से खुल जाती है, क्योंकि जिस आदमी ने उसे बांधा था वो ये चाहता था कि वो खुद को खोले, क्योंकि तभी वो इसके आगे के प्रोसेस को कर पाएगा। अब रायन उस रूम को देखता है जो चारों ओर से स्टील से बना हुआ था और उसमें बस एक ही खिड़की थी, इसलिए वो उसके बाहर देखकर चिल्लाना शुरू करता है। लेकिन अफसोस कि अगर इतनी जल्दी उसे कोई देख लेगा तो ये कहानी में मजा नहीं आएगा। इसके बाद रायन के पास उसका दोस्त ब्रूस का कॉल आता है, जिसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो बहुत ही घबराया हुआ है और बताता है कि वो एक रूम में बंद है। पिछली रात वो कुछ लड़कियों के साथ एक होटल में गया था, लेकिन जब उसकी आंख खोली तो यहाँ एक ऐसे रूम में आ गया जहाँ का तापमान धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। वो बताता है कि यहाँ पर एक आदमी है जो मुझसे $1 मिलियन मांग रहा है, क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकते हो? लेकिन रायन कहता है कि मुझे कुछ समय दो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो तेज तेज चिल्लाना शुरू करता है जैसे कि उसे कोई मार रहा हो, और तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और फोन कट हो जाता है, जिससे रायन को लगता है कि शायद वो मर चुका है, पर वो किसी रूम का जिक्र कर रहा था, क्या पता वो आसपास ही हो। इसलिए वो उस रूम की दीवारों को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वहां से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। वो दीवार तो इतनी मोटी थी कि उसे किसी इंसान की आवाज दूसरी तरफ जा पाना संभव था। अब यहाँ पे अपने फोन को चेक करने लगता है क्योंकि धीरे धीरे करके उसकी बैटरी खत्म हो रही थी। पर तभी उस रूम में लगे स्पीकर से एक आवाज आती है जिसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी। उसकी वजह से उसके कान फटना शुरू हो जाते हैं और वही तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है। पर कुछ ही देर में वो आवाज बंद हो जाती है और फिर से एक इंसान बोलता है जो शायद वही होगा जिसने उसे यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है। उसकी आवाज सुनकर रायन उसे बहुत बुरा भला कहता है, उसे यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। वो आदमी उससे एक सवाल पूछता है, डर रखता है कि अगर उसने सही जवाब दिया तो वो उसे बाहर निकाल देगा। और रायन रेडी हो जाता है कि ठीक है, मुझसे पूछो क्या सवाल पूछना है। तो सवाल ये था कि तुम्हें मेरा नाम और एड्रेस बताना है। अब ये सुनकर रायन गुस्से में आ जाता है कि ये उसे कैसे पता हो सकता है कि सामने वाला शख्स कौन है और कहाँ रहता है। अगर इस बारे में उसे पता होता तो उसे कब का पकड़ चुका होता। और इसी बात से रायन रूम में रखी चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। उसका दिमाग फिर चुका था और इसी चक्कर में वो चेयर जाकर उसकी विंडो पर लग जाती है, पर उसे एक खरोच तक नहीं आती, जिससे साफ पता चलता है कि ये रूम की दीवारें खिड़की बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब वो आदमी उसे दोबारा कहता है कि तुम ये सब करके खुद का समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो रायन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये आवाज किसकी हो सकती है और फिर बोलता है कि मैं कल रात अपने कुछ कलीग के साथ मीटिंग में था, क्या तुम उसमें से कोई हो? मे भी मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है। जिसके बाद उस रूम में लगे हीटर अपने आप शुरू हो जाते हैं। उसके साइड में लगे टेंपरेचर मीटर में हम देख पाते हैं कि ये हीटर इस समय पर 100 डिग्री पर चल रहा है, जो किसी इंसान का झेल पाना मुश्किल था। तो रायन भी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम बोलो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो आदमी कहता है कि अब जाकर तुमने मेरे मन की बात बोली है। तभी उस रूम में लगे फैंस ऑन हो जाते हैं जिसमें से ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है। इससे रायन को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हें 2 घंटे के अंदर मुझे $1 मिलियन देना होगा। अब ये सुनते ही रायन के तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसका कहना था कि वो बहुत ही मामूली किस्म का इंसान था, वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। और यही बात उस आदमी को भी समझाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ पैसे जरूर दे सकता हूँ। पर वो आदमी साफ साफ मना कर देता है और तभी एक बार फिर से वो हीटर चालू हो जाता है। जैसे कि उसने कहा था कि हर 5 मिनट में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे रायन की हालत खराब होने लगती है। वो बार बार उसे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन उसकी हर बात का जवाब नहीं दे रहा था। अब ये सब करके रायन अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा था। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इसलिए वो बड़े ही सोच विचार के बाद अपने छोटे भाई मैट्रिक्स को कॉल करता है, जिससे कि उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। और यहाँ तक कि उसने मैट्रिक्स से पिछले 1 साल से बात तक नहीं की। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ही याद आते हैं। वो उसे फोन लगाता है और उसे खुलकर सब कुछ सच बता देता है कि मैं न जाने कैसे एक रूम में आ गया हूँ जहाँ का तापमान हर 5 मिनट में बढ़ता जा रहा है। जिस आदमी ने मुझे यहाँ पर बंद करा है वो मुझे $1 मिलियन मांग रहा है। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसका भाई कहता है कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी फोन की लोकेशन ट्रैक करके तुम्हारे पास जितनी जल्दी हो सके पहुंच रहे हैं। अब यहाँ वो किडनैपर रायन से पूछता है कि फोन पर वो आदमी कौन था, मुझे बताओ। लेकिन वो चुप रहता है, पर वो कहता है कि रहने दो, मुझे पता है कि वो तुम्हारा भाई मैट्रिक्स है जो कि एक शेरिफ है। अब ये सुनकर रायन शॉक था कि आखिर उसे ये कैसे पता है। उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि शायद ये अनजान शख्स उसका कोई करीबी है जो कि उसके साथ बहुत पहले से काम कर रहा है। तभी उसको रायन के बारे में सारी बातें पता है। अब यहाँ रायन उसको अपनी पहनी हुई वॉच ऑफर करता है जो कि काफी कीमती थी, लेकिन वो मना कर देता है। पर वो उसे बहुत इंसिस्ट करता है कि ये काफी महंगी है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। पर वो उससे कहता है कि मेरे सामने ये घड़ी तोड़ दो। पर रायन ऐसा करने से पहले थोड़ा सोचता है, क्योंकि वो घड़ी उसके लिए बहुत ही खास थी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसे तोड़ देता है। समय के साथ धीरे धीरे करके अब उस रूम का टेंपरेचर बढ़ता जा रहा था और इस समय वो है 130 डिग्री, जो कि बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अभी तो ये और बढ़ने वाला है। बस कहानी को एंजॉय करते रहिए। अब रायन अपनी वाइफ एलिस को कॉल लगाता है, उसे फौरन जितनी भी सेविंग हो उसे अकाउंट में डालने को कहता है। उसकी वाइफ घबराते हुए बोलती है कि आखिर तुम इतना डरी हो क्यों, हम अपनी सारी सेविंग दूसरे के बैंक अकाउंट में क्यों डाल रहे हैं। लेकिन रायन गुस्से में कहता है कि मेरे पास समय बहुत ही कम है, तुम जितनी जल्दी हो सके पैसे ट्रांसफर कर दो। अब वो मान जाती है, लेकिन इतने पैसे जुटाने के बावजूद अभी भी $1 मिलियन पूरे नहीं हुए थे। इसलिए वो अपनी मॉम के पास कॉल लगाता है, जो कि कॉल उठाती है। इस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि रायन ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। वो बार बार उसे कॉल करती रहती थी। लेकिन देखिए दोस्तों, आज समय का पहिया घूम गया है। रायन को खुद ही कॉल करनी पड़ी। उसकी मां उसे बताती है कि तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत खराब है और तुम उनसे मिलने तक भी नहीं आए। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि रायन बहुत ही मतलबी किस्म का इंसान है। वो अपनी मॉम को समझाता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब रायन अपनी तकलीफें उन्हें बताता है तो उन्हें सुनकर वो मान जाती है और अपनी जितने भी पैसे थे वो उसके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अब यहाँ एक बार फिर से रायन के पास मैट्रिक्स का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि हम तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। और इधर रायन उस किडनैपर को बहुत गालियां देना शुरू करता है। लेकिन मैट्रिक्स बताता है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई रूम नहीं है, यहाँ तक कि चारों ओर कोई बिल्डिंग तक नहीं है। तब रायन को पता चलता है कि वो किसी और लोकेशन पर पहुंच चुका है। वो उसे दोबारा से सही लोकेशन पर आने को बोलता है। लेकिन तभी यहाँ पर रायन के पास फिर से एलिस की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि हमारे घर कुछ लोग आए। और तभी वो चिल्लाना शुरू कर देती है और फोन कट हो जाता है। मतलब उसकी बीवी की जान खतरे में है। इन सब चीजों से रायन बहुत परेशान हो जाता है, थक हार कर वहीं बैठ जाता है। लेकिन उस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, उसे तो बस पैसे चाहिए थे। और इसीलिए वो उस रूम में गर्म पानी का शार ऑन कर देता है, जिससे कि रायन की स्किन जलना शुरू हो जाती है। एक तो पहले से रूम का तापमान इतना ज्यादा था, उसे और तड़पाना शुरू कर देता है। पर इसी दौरान उसे वो चेयर दिखती है जिसे वो अपने ऊपर रख लेता है ताकि वो पानी उसकी बॉडी पर ना आए। थोड़ी देर बाद शावर बंद हो जाता है और यहाँ रायन को थोड़ा चैन की सांस मिलती है।
तब वो उस आदमी से कहता है कि मेरा काफी बड़े और अमीर लोगों के साथ उठना बैठना है, अगर तुम बोलो तो मैं उनसे कहकर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। वो किडनैपर मान जाता है, जिसके बाद रायन काम में लग जाता है और अपने जितने भी क्लाइंट थे उन्हें कॉल करना शुरू कर देता है। इसी बीच उसके पास मैट्रिक्स की कॉल आती है, जो उसे पूछता है कि जब तुम आखिरी बार घर से बाहर निकले थे तो कहाँ पर थे, ये आदमी तुम्हें कहाँ से लेकर आया। रायन बताता है कि मैं अपनी कार को स्टार्ट करा था, लेकिन उसी समय मेरे पीछे से कोई अनजान शख्स आया और उसने मुझे बेहोश कर दिया। इसी दौरान उसके पास एक क्लाइंट की कॉल आ जाती है और उस क्लाइंट ने रायन को $2 लाख ट्रांसफर कर दिए थे। ये देखकर रायन बहुत खुश होता है कि इससे वो आदमी मान सकता है, लेकिन जब वो ये बात उस किडनैपर को बताता है तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत कम है, वैसे भी मैंने तुम्हें जो 2 घंटे दिए थे वो अब खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। तो रायन उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, पर बाद में ये कहकर मना कर देता है कि ये तुम्हारे पैसे नहीं है, ये तो तुमने किसी और से मांगे हैं, मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए, तुम्हारे पास जो $4 मिलियन पड़े हुए हैं और वो पैसे तुमने छुपा कर रखे हुए। ये सुनकर रायन के तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इन पैसों के बारे में उसके अलावा किसी को पता नहीं था। वो कहता है कि मुझे 1 मिलियन नहीं बल्कि $4 मिलियन चाहिए, लेकिन रायन वो देने से मना कर देता है, क्योंकि वो जिंदगी भर की उसकी सेविंग थी। तभी वो किडनैपर उन हीटर को 180 डिग्री पर कर देता है, जिससे वहां की गर्मी और बढ़ जाती है और रायन दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। वो तुरंत अपने सारे पैसे उसे भेज देता है। अब वो पूरी तरह से खाली हो चुका था, इसलिए उसे कहता है कि अब तो मुझे जाने दो, मैंने अपने सारे पैसे तुम्हें दे दिए। पर वो नहीं मानता और यहाँ एक बार फिर से फैन चलता है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और तभी उसे अपनी फैमिली के विजन आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहां पर उस आदमी ने पानी रखा हुआ है, जिसे वो पी लेता है, उसे थोड़ी राहत मिलती है। अभी उस गेट से एक नोट आता है जिसमें उसके सारे फैमिली वालों के नाम लिखे हुए थे, और यहाँ एक एक्स्ट्रा शख्स का भी नाम होता है जो था एली। वो आदमी उसे कहता है कि तुम ये सारे नाम 30-30 पढ़कर सुनाने। रायन सभी का नाम पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो एली का नाम नहीं पढ़ता। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो आपको आगे पता चलेगा। इसी बीच उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि कुछ लोगों ने मुझे तुम्हारी तरह ही एक रूम में किडनैप कर लिया। इसी बीच वो आदमी फिर से उसे एक सवाल पूछता है कि तुम्हारा रायन के अलावा कितने नाम है। वो कहता है कि ये कैसा सवाल है, मेरा बस एक ही नाम है। पर ये झूठ था, लेकिन ये जवाब गलत था, इसलिए हीटर फिर से जल जाता है और वो सच कह देता है और बताता है कि मेरे बहुत सारे नाम है, लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहते हो। इसके बाद वो उसे दूसरा सवाल करता है कि तुम क्या काम करते हो। तो रायन बताता है कि मैं ब्रोकर हूँ, लोगों के पैसे कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करता हूँ। ये सही जवाब था। इसके बाद यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रायन के पास एक बॉक्स आता है जिसमें एक कटी हुई उंगली थी। तभी उसके पास एलिस की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि उन लोगों ने मेरी एक उंगली काट लिया, आखिर तुमने ये क्या किया है। तभी उसके फोन पर एली की भी कॉल आ जाती है और उसे पूछती है कि एलिस कौन है। उसकी आवाज एलिस सुन लेती है। अब दोनों ही लड़कियां रायन से सवाल करने लगती हैं और यहाँ रायन बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए वो सच बोल देता है और बताता है कि मैं बैंक में काम करने वाली लड़कियों को फंसा लेता हूँ और फिर उनसे शादी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास काफी पैसे हो जाए। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उसे बहुत गालियां सुनाती है। अब रायन को भी कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि उसने जो किया है वो गलत है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं बोलता। इसके बाद उसे एक दूसरा बॉक्स मिलता है जिसमें एक बंदूक थी। वो आदमी रायन से कहता है कि तुम्हें अब खुद को गोली मारनी है। रायन ने भी यहाँ खुद को दोषी मान लिया था, अब ना तो उसके पास फैमिली है और ना ही पैसे हैं, इसलिए वो उस बंदूक को अपने सिर पर लगाकर ट्रिगर दबा देता है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस बंदूक में गोली होती नहीं है। दरअसल ये बस उसका एक टेस्ट था जो कि उसने पास कर लिया था। अब इसके बाद गेट खुलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है उसे दूसरी ओर से मैट्रिक्स बाहर आती हुई दिखता है, जिसके हाथ में बंदूक थी। वो उसे देखते ही समझ जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसके भाई ने किया है। पर वो उसकी वजह पूछता है तो वो बताता है कि क्या तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे कुछ पैसे मांगे थे जिस समय मेरी बेटी बीमार थी और हमें $3 लाख की जरूरत थी, लेकिन तुमने साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर रायन को बहुत बुरा लगता है, उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी उसके पीछे से उसकी दोनों बीवियां आ जाती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये सब उनके साथ मिलकर ये काम किया। लेकिन एलिस उसके पास आकर कहती है कि तुमने जो भी कुछ किया था उसकी गलती तुमने मान लिया, इसलिए चलो हम घर चलते हैं। लेकिन तभी पीछे से एलिस को गोली मार देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसे बस पैसों से मतलब था और वो पैसे चाहिए थे। वो कंप्यूटर में चेक करती है जो रायन ने पैसे भेजे थे, लेकिन वहां पर उसे कोई भी पैसे दिखाई नहीं देते क्योंकि पूरे पैसे खाली हो गए थे। तो यहाँ पर वो अपनी चाल चलता है और इस बात से एली खुश नहीं होती। वो रायन को उल्टा सीधा बोलने लगती है और तभी मैट्रिक्स उसे गोली मार देता है। तो यहाँ रायन कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि ये सब तुम्हारा ही काम है, क्योंकि जब तुमने मुझसे वो वॉच तोड़ने को, वो घड़ी तोड़ने को कहा था, तभी मैं समझ गया था कि वो वॉच डैड ने मुझे गिफ्ट करी थी, ना कि तुम्हें, और इस बात से तुम मुझसे हमेशा जलते रहे हो क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे थे। वहीं जब मेरे पास एलिस की कॉल आई थी तो उसे पहले से ही पता था कि मुझे किसी ने किडनैप किया, वरना मैंने तो उसे बताया भी नहीं। मैट्रिक्स कहता है कि पर तुमने तो मुझे सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। तो रायन यहाँ खोलता है असली पत्ते। उसने असल में एक डेल्टा अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे जो बस कुछ ही देर के लिए शो होते, जिसके बाद वो वापस से रिटर्न हो जाते हैं। पर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें सब कुछ पता ही था तो तुमने बंदूक क्यों चलाई, तुम खुद को क्यों मारना चाहते थे। अब इसके जवाब में रायन कहता है क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मैंने जो भी कुछ किया है पास में वो गलत था। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को एहसास हो जाता है कि उसने जो भी कुछ किया है वो भी गलत है और इसीलिए वो भी उसे माफी मांगता है और कहता है कि हमें अब घर चलना चाहिए। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि रायन अकेले घर की तरफ जा रहा है क्योंकि उसने अपने भाई को उसी हीटर रूम में बंद कर दिया ताकि वो भी वही महसूस करे जो उसने किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस पूरी कहानी में कौन सही है और कौन गलत है, रायन या फिर मैट्रिक्स? कमेंट जरूर करके बताइएगा, जिसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस आउट।